का, और डायनेमिक्स के अंदर करेंगे बेसिक वर्क, पावर एंड एनर्जी का। ठीक है, इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, फिर न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म करेंगे। वैसे मैं एक बार बेसिक ही करा रहा हूँ सभी चैप्टर्स का, ताकि हमें डायनेमिक्स का हर चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम सीधे डायनेमिक्स के सीधे न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे तो हमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो फिर हम क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे ना। तो हम पहले क्या करेंगे, हर जो चैप्टर है, जैसे ये चैप्टर है वो किसी और चैप्टर में भी एज ए बेसिक यूज हो रहा है, तो मेरा ये सोचना है कि जो चैप्टर हो सकते थे सही सही वो तो कर लेते, लेकिन ये जो चैप्टर है जिनका बेसिक हमें हर कहीं जरूरत है, पहले वो बेसिक खत्म कर लेते हैं। तो ये वैसे चैप्टर नंबर 6 आपका प्रॉपरली वर्क, पावर एंड एनर्जी के नाम से ही है, और हम इसका बेसिक पहले खत्म कर लेते हैं और फिर देखेंगे ना। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं वर्क की, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ वर्क, राइट। तो वर्क क्या होता है वो देखते हैं ना। तो मान लेते हैं ये कोई आपकी बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है। आपने इस पे कोई F फोर्स लगाया और ये बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज करी, और जिस डिस्प्लेसमेंट से ये पोजीशन चेंज करी वो डिस्प्लेसमेंट मैंने मान ली कितनी, s। कोई बॉडी थी m मास की, उसके ऊपर आपने कोई F फोर्स लगाया, अगर उस बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट करी हो s, और उस बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट करी है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। हो सकता है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में हो सकता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उससे हटके कुछ डायरेक्शन में हो, या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट ना हो। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ऑब्वियस बात है वर्क इज जीरो, फिर कोई वर्क नहीं हुआ है। अगर आप किसी बॉडी पे क्या लगाते हो, m फोर्स लगाते हो, f फोर्स लगाते हो जिसका मास m है, और उसने अगर कितनी डिस्प्लेसमेंट करी है, s डिस्प्लेसमेंट करी है, तो उस केस में जो उस बॉडी का जो वर्क डन होता है ना, वो बेसिकली मैग्नीट्यूड के लिए तो आप ये लिख सकते हो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन पढ़े तो वर्क जो होता है ना, वर्क वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स वेक्टर की और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डॉट प्रोडक्ट अपने को पता है, हमने प्लस 2 में भी करी है और कहीं पे भी हमने पढ़ी होगी। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो तरह की प्रोडक्ट्स होती है ना। यानी अगर इसको मैं ओपन करूं ना तो ये आता है f का मैग्नीट्यूड, साथ में आता है s का मैग्नीट्यूड, और साथ में आता है कोस थीटा, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता था, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इससे जो आंसर आता है ना डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर आता है, एक कांस्टेंट आता है, इसलिए इन दोनों के प्रोडक्ट से जो आंसर आ रहा है वो w आ रहा है। तो w आपका क्या हुआ, स्केलर। तो यानी कोई पूछे w कैसी क्वांटिटी है, भाई स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, जो वो कैसी क्वांटिटी है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वर्क को अगर प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ किस किस की डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स वेक्टर की एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। यहां पे इसको थोड़ा सा पहले अच्छे से डिफाइन करने के लिए ना आपको ये थोड़ा सा बता देना चाहिए ये फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कौन से की बात कर रहे हो। तो ये चीज लिखने से पहले आप ये लिखेंगे, लेट वी हैव अ बॉडी और ऑब्जेक्ट जो मर्जी लिखना चाहो, विच कवर्स एस डिस्प्लेसमेंट, एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट व्हेन अप्लाइड ओवर अ फोर्स एफ वेक्टर, देन तो द वर्क डन इज, फिर आप आगे लिखोगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस, देन द वर्क डन इज W इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, एस वेक्टर के साथ। और डॉट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं भाई, एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड, कोस ऑफ थीटा। जहां पे ये जो थीटा एंगल है ना, ये एक्चुअल में एंगल वो होता है जिनके आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, किनकी ले रहे हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। तो ये किनके बीच का एंगल है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का। जहां पे आप लिख भी सकते हो where theta is the angle between force and displacement, ठीक है। where the theta is the angle between force and displacement, ये उन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल है, ओके।
मैंने एफ के ऊपर भी एरो लगाया है, एस के ऊपर भी एरो लगाया है, क्योंकि ये दोनों जो हैं मेरे वो वेक्टर हैं, लेकिन डब्ल्यू के ऊपर एरो नहीं लगाया क्योंकि ये कैसा है, ये स्केलर है। क्यों स्केलर है वो उसका रीजन मैंने अभी अभी आपको बताया। स्केलर इसलिए है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर मिलता है वो बिना आई जे और के कैप के मिलता है, यानी वो एक कांस्टेंट एक स्केलर मिलता है, तो इसलिए इसके ऊपर नहीं लगाया। ये हो गया वर्क। अब वर्क का कहना टाइप है, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क के जितने भी टाइप है ना वो डिपेंड करते हैं इस थीटा पे, इस वैल्यू ऑफ थीटा पे। मान लीजिए ये आपका कोई बॉडी है एम मास का, आपने इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, लेकिन वो घिसटती जा रही है इस डायरेक्शन में। फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट जो है वो घिसटती जा रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यानी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए थीटा। तो इन दोनों के बीच की वजह से जो वर्क डन बना वो कितना बना, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। ये मेरा मेन मोटिव है। अब ये थीटा क्या हो सकता है वो देखते हैं ना। पहले एक केस समझिए, ये बॉडी है, आप इस पे फोर्स इधर लगा रहे हो और एक ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरा ट्रैक्टर या कुछ और है जो फोर्स इधर लगा रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 और एक F2। आप उधर लगा रहे हो लेकिन बॉडी इधर खिसक रही है, तो यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर हो रही है जिधर फोर्स ज्यादा है। तो आपके फोर्स के हिसाब से उसकी डिस्प्लेसमेंट ये है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट है जिधर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। तो आपके फोर्स में और बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। कई बार क्या होता है, एक कंडीशन ये भी समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये कोई मजदूर है और ये कोई आपका क्या है, ये कोई मजदूर है और इसने ना सिर पे कोई बोझा उठा रखा है, सिर पे बोझा उठा रखा है, तो फोर्स किधर लगा रहा है, वो ऊपर लगा रहा है, तो फोर्स लगा रहा है वो ऊपर आपका, और वो चल रहा है इस डायरेक्शन में। तो उस केस में जो उनके बीच में जो एंगल होगा, फोर्स के बीच में और चलने यानी डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। कई बार क्या होता है, जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए फोर्स भी इधर लगा रहे हैं, बॉडी खिसक भी इधर ही रही है, तो उस केस में जो एंगल लेना है वो आपने 0 डिग्री लेना है। ठीक है, और इस तरह से हमने समझना है। और पॉजिटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं है भी एंगल कुछ भी हो सकता है ना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वर्क डन के जो टाइप है वो इसी बेस पे हैं, और इसी बेस पे वर्क डन के जो मेन टाइप है वो आपके 3 टाइप्स हैं, जिसमें से आप पहला लिख लीजिए 0 वर्क डन, 0 वर्क डन, एंड दूसरा आप लिख लीजिए पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, एंड जो थर्ड वन है दैट इज वो है आपका कैसा, नेगेटिव वर्क डन। पहला आपका है पॉजिटिव, पहला आपका है 0 वर्क डन, दूसरा आपका है पॉजिटिव वर्क डन, और तीसरा आपका क्या है, नेगेटिव। देखो अब एक चीज समझना, मैं यहां मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, W इज इक्वल्स टू एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ थीटा। देखो मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, ये भी हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, तो ये दोनों तो पॉजिटिव हैं। वर्क अब अगर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो वो इसकी वजह से हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यानी वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो डिपेंड करेगा थीटा क्या है, क्योंकि कुछ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देता है और कुछ क्वाड्रेंट में क्या देता है, वो नेगेटिव देता है, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। पहले बात करते हैं 0 वर्क डन। 0 कब कब हो सकता है ना, या तो फोर्स ही 0 हो जाए। देखो फोर्स 0 हो गया तो सारा वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ये डिस्प्लेसमेंट ना हो, फोर्स लगाते रहो, मैं जैसे दीवार पे लगाऊं, दीवार पे लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, नहीं हो रही, इस दीवार तो उधर नहीं जा रही है, तो मैंने फोर्स लगाया बट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0। तो F मल्टीप्लाई 0 करोगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 0, या 0 मल्टीप्लाई S करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 0। या एक और केस भी हो सकता है, फोर्स ऊपर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हो, यानी थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए। फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में अगर थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो कैसे निकालेंगे वर्क, क्या होता है, फोर्स मैग्नीट्यूड कुछ भी है, लेकिन कोस 90 क्या होता है, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0। इस केस में भी वो वर्क कितना हो सकता है, 0। तो 0 वर्क डन में हम क्या क्या लिखेंगे, ए वर्क इज सेड टू बी 0 वर्क डन
is said to be zero work done. A work done is said to be zero work done if अगर either f is zero, either f क्या हो जाए जीरो, comma s is zero और force and displacement are perpendicular. या तो ये काम हो जाए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए परपेंडिकुलर, चाहे f जीरो हो जाए चाहे s जीरो हो जाए, इन सभी केस में जो वर्क डन होगा वो आपका वर्क डन कैसा वर्क डन होगा, जीरो वर्क डन होगा। एक पर उतार लो इसको। अभी हम इसका एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए मैन कैरिंग अ बैग ओवर हिज हेड एंड वॉकिंग इन नॉर्थ। अब कह रहे नॉर्थ में जा रहा है जी वो तो देखो उसने बैग किधर उठाया, देखो डायरेक्शन चार आपने, है ना, ये चार डायरेक्शन है भाई। ये आपका मान लीजिए नॉर्थ है, ये मान लीजिए साउथ है, ये आपका मान लीजिए ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये बंदा यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा उसने सिर के ऊपर, इन फोर्स तो उसका ये वाला ऊपर वाला हो गया, और वो नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है तो उससे क्या होगा, देखो इस केस को मैं ऐसे बनाता हूँ, इधर नॉर्थ है वो जा रहा है, उधर वो क्या कर रहा है अपने सिर पे उसने बोझा उठाया, फोर्स वो किधर लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, डायरेक्शन का एंगल जो रहेगा वो कितना रहेगा 90। तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो कितना वर्क डन होगा, जीरो वर्क डन होगा, राइट। फिर देखते हैं पॉजिटिव वर्क डन। तो यहां पे मैं अब लिख रहा हूं पॉजिटिव वर्क डन। थोड़ा सा स्पीड बनाते हैं क्योंकि हमने कम टाइम में ज्यादा करना है, ये कोशिश है। पॉजिटिव वर्क डन, तो पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है वो देख लेते हैं। फिर से लिखिए, ए वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क डन, ए वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क डन, सेड टू बी पॉजिटिव वर्क डन इफ अगर थीटा इज, अब देखो कोस कहाँ पॉजिटिव देता है, कोस कहाँ पॉजिटिव देता है, यहाँ पॉजिटिव देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो 0 से 90 तक हो गए। वो यहाँ भी पॉजिटिव देता है, फोर्थ में भी, है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ में भी क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो थीटा क्या हो, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जो है वो यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे होता है 270, यहाँ पे कितना होता है 360, और यहाँ पे कितना होता है 0 से लेके 90। यानी कि मैं कह सकता हूँ 0 से 90 के बीच में रहे, अगर थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में रहे, इफ थीटा इज लाइक दिस, और या थीटा क्या रहे 270 से लेके कितना रहे 360 तक रहे, ठीक है। थीटा आपको पता ही है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अगर थीटा की वैल्यू यहां से लेके यहां तक रहती है देन द वर्क डन इज पॉजिटिव, क्योंकि देखो वर्क डन का हमने फॉर्मूला पढ़ा कि एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव होना मैंने कहा इस पे रह गया। फिर कहोगे जी पहले में तो जीरो में तो आपने इनको जीरो लिया था, भाई मोड के अंदर जीरो तो हो ही सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता मोड, जीरो तो हो ही सकता, तो वो केस जीरो में आ सकता था और कहीं तो आना नहीं था। तो मैंने क्या किया इसके अंदर, यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो कोस पे डिपेंड करता है, कोस पॉजिटिव कहाँ देता है, यहाँ पॉजिटिव देता है, तो मैंने वो केस लिख दिया कि अगर वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन है तो आपका जो थीटा है वो 0 से 90 या 270 से 360 के बीच में रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है देन तो cos थीटा इज पॉजिटिव, cos थीटा कैसी वैल्यू देगा पॉजिटिव, एंड सो वर्क इज पॉजिटिव, तो जो आपका काम रहेगा वो भी क्या रहेगा, वर्क इज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। जैसे एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक किसान है, ध्यान से समझना, ये जमीन है उसकी, ठीक है, ये जमीन है, ये किसान है, ये किसान अपना हल खींच रहा है यहां से, और थोड़ा सा ऐसे इस तरह से, ठीक है, वो हल नीचे से आपको पता ही है ऐसे जमीन के अंदर चलता है, वो खींच रहा है। जैसे वो आगे बढ़ता है फोर्स तो इधर लगा रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रही है, इस तरह से वो अंदर घुसने की कोशिश करता है ना,
जैसे पहले तो ऊपर होता है, लेकिन वो जैसे ही करता है तो अंदर की तरफ चला जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो उस केस में जो एंगल है वो देखो कितना बना, इतना घूम के बना, इतना घूम के बना। तो ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड होगा, और ये कौन सा, ये फोर्थ है, फोर्थ में लाई कर रहा है ये वाला, है ना। तो ये कितना एंगल है, 270 से ज्यादा का एंगल है। मान लो यहाँ पे कितना एंगल है, 225 डिग्री एंगल है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो मर्जी हो, कोस क्या आएगा 225, और 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 270 प्लस करना था ना, यहाँ 270 है, 270 से थोड़ा सा ज्यादा करना था, 270 से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो 300 कर लेते हैं भैया, 300 एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ 300 आ जाएगा, कोस 300 की वैल्यू अब निकाल लेंगे, वो वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा भाई, वो जो आपका फुल एंड फाइनल आंसर आएगा वो पॉजिटिव वर्क डन के फेज में आपका आंसर आएगा। आई होप इतना समझ आ गया हो, अगर आ गया तो बता दो, अगर इतना नहीं आया तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं भाई, इतना नहीं आया समझ तो हम आगे बढ़ जाते हैं, अगर समझ आ गया तो कर दो इशारा से एक भी हाँ समझ आ चुका है, गुड, वेरी गुड, ठीक है भाई, ठीक है ओके। चलिए अब नेक्स्ट टाइप और पढ़ लेते हैं, एक टाइप और है वर्क का, दैट इज नेगेटिव वर्क, फटाफट से लिख लेंगे नेगेटिव वर्क, एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे। अब नेगेटिव वर्क की बात कर लेते हैं, कहाँ लिखना था, यहाँ लिखना था नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन में क्या होता है, ये वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव। अब थीटा पे फिर से आ जाओ, थीटा कहाँ का नेगेटिव देता है, देखो कोस यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ कब नेगेटिव है, अगर वो 190 से बड़ा और किससे छोटा रहे, 90 और किस तक चला जाए, 90 और 270 तक। इफ थीटा लाइज फ्रॉम 90 टू ग्रेटर एंड 270 से लेस, ठीक है। 90 और 270 वाले जो केस है ना उसके ऊपर नहीं लेना है, वो इक्वल वाला, शायद पिछले वाले में भी मैंने इक्वल लिखवा दिया था, वो कैंसिल कर देना, क्योंकि जब 90 होगा ना, 0 से 90 पूरा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 90 के ऊपर तो वो 0 वैल्यू दे देगा ना, तो वो इक्वल वाले जो थे उसमें नहीं आएंगे, वो लिख दिए होंगे वैसे। 90 और 270, 90 से बड़ा और अगर 270 से छोटा रहेगा तो कोस थीटा कैसी वैल्यू देगा, कोस थीटा आपकी देगा कि नेगेटिव वैल्यू, और उस केस में जो वर्क डन होगा वो भी कैसा होगा जी, आपका वर्क डन इज आल्सो नेगेटिव। ये नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, इसका एग्जांपल भी समझ लेते हैं, वैसे देख लिया था फिर भी हम देख लेते हैं। चलो ये कोई बॉल है, ठीक है, ये कोई बॉल है और इसको दो बच्चे खींच रहे हैं, एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, लेकिन जो ताकतवर है वो उधर लेके जा रहा है, तो जो कमजोर है, ये बच्चा कमजोर है मेरा, है ना, ये कमजोर बच्चा है, तो कमजोर है तो जो जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता था उसमें नहीं गई, बॉल इधर चली गई, तो इस केस में जो एंगल बना वो कितना बना, 180 बना, और कोस 180 क्या होता है, -1 होता है, तो उस केस में जो आंसर जाएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। चलिए वर्क हो गया अपना, वर्क के टाइप हो गए, एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट या उतारना चाहते हो तो कर लो भाई। चलिए ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं, वर्क हो गया। अब बात करते हैं एनर्जी की। देखो वर्क क्या है और एनर्जी क्या है, दोनों है ना एक तरह से सेम ही हैं, बस समझने का फर्क है। वर्क का मतलब होता है काम, एनर्जी का मतलब होता है काम करने की क्षमता, ठीक है, दी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता। अब मैं कहता हूं कितना काम किया, आपको पता है काम की यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है, इसकी यूनिट कितनी है, जूल। मैंने क्वेश्चन किया कितना काम किया, हाउ मच वर्क, हाउ मच वर्क, तो ये आंसर आया जी मैंने 10 जूल वर्क किया, राइट, वेरी गुड। फिर मैंने कहा आप कितना काम कर सकते हैं, हाउ मच यू कैन डू, हाउ मच यू कैन डू, आप कितना काम, मैं आपकी कैपेसिटी एबिलिटी पूछ रहा हूं, तो आपने कहा जी मैं 12 जूल कर सकता हूं। दोनों की यूनिट में कोई फर्क है कि ये भी जूल है ये भी जूल है, तो यानी कि वर्क डन को हम एनर्जी में स्टोर कर सकते हैं और एनर्जी को हम वर्क डन के फेज में कंसीडर कर सकते हैं। बस एनर्जी क्या है,
द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि हम कितना कर सकते हैं, यानी एनर्जी वर्क क्या है, ये वर्क क्या है, वर्क तो कुछ भी हो सकता है, मैंने 5 जूल किया, 4 जूल किया, 6 जूल किया, किसी पर्टिकुलर बच्चे, जैसे मान लो मैं करने को तो 70 जूल कर सकता हूं, पर मैं कितना कर रहा हूं वो मेरा काम है। अगर कोई पूछे मैं कितना कर सकता हूं, तो उसका आंसर है 70 जूल कर सकता हूं। तो यानी जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो एक तरह से फिक्स होती है, वर्क चेंज होता रहता है, क्योंकि वर्क तो डिपेंड करता है कितना कर रहा है, लेकिन कितना कर सकता है उसका आंसर फिक्स होता है ना। तो एनर्जी और वर्क एक दूसरे के फेज में स्टोर होते रहते हैं, तो इन दोनों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हमें यहाँ पे एनर्जी के ऊपर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो टोटल एनर्जी है ना वो चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है, बस वो ट्रांसफॉर्म करी जा सकती है एक फेज से दूसरे फेज में, राइट। तो हम एक बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं पावर का। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है पावर। पावर में थोड़ा सा और क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। पावर का मतलब होता है कितना काम कितनी देर में, ठीक है। हाउ मच वर्क इन हाउ मच टाइम। तो मान लो W वर्क इन T टाइम, तो जो पावर होगी वो होगी W/T। वर्क क्या है, सिर्फ काम, कितना काम नहीं है, कितना काम कर सकते हैं। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन आए, इस तरह का क्वेश्चन है कि आप कितना काम कर सकते हैं, तो आपकी एबिलिटी पूछ रहा है, एबिलिटी पूछ रहा है तो एनर्जी पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहा है कितना काम किया, यानी वो आपकी फाइनल एबिलिटी नहीं पूछ रहा, तो वो सिर्फ वर्क है। वर्क और एनर्जी बिल्कुल सेम होते हैं, बस एनर्जी का एक ही आंसर आता है, वर्क डिपेंड करता है कि कितना कर रहे हो, कितना हो रहा है, उस तरह से। पावर क्या होती है, पावर होती है एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क, एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, भी कितना वर्क किया कितने टाइम में। तो कोई पावर पूछे ना, इट इज द रेशो ऑफ वर्क डन एंड टाइम, कि जी भाई ये रेशो है, किस किस का रेशो है भैया, ये है वर्क डन का और टाइम का। तो यहाँ से पावर का जो फॉर्मूला बना वो बना W/T। अभी मैंने आपको वर्क की जो यूनिट बताई थी, अगर मैं यहाँ इसकी यूनिट निकालूं, तो वर्क की यूनिट क्या बताई थी आपको, जूल बताई थी, और टाइम की यूनिट क्या बताई थी भाई, सेकंड बताई थी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड। पर हम इसकी बजाय जूल पर सेकंड बार बार लिखने की बजाय हम पावर की यूनिट SI यूनिट, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हम समझते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे वो समझते हैं वोट, ठीक है। ये तो है उसकी SI यूनिट। अगर कोई पूछे पावर की SI यूनिट क्या है, तो SI यूनिट आप बोलोगे जी वोट है, ठीक है। एक होती है कमर्शियल यूनिट, यानी घरों में जो यूज करी जाती है, जैसे हमारी बिजली आती है, वो किस पावर की बिजली आ रही है, तो उसकी जो यूनिट है वो किलोवोट। और एक काम की बात ये, जिस भी वर्ड के आगे किलो लग जाए ना, जैसे किलो वोट लग गया, तो वोट के आगे किलो लगा हुआ तो इसका मतलब 1000 है, किलो का मतलब 1000 होता है। किलोग्राम, ग्राम के आगे किलो लगा है तो 1000 ग्राम है। किलोमीटर, तो मीटर के आगे किलो लगा है तो 1000 मीटर है। तो कमर्शियल यूनिट जो हम घरों में जो यूज करते हैं वो होती है उसकी किलोवाट। और अगर कोई पूछे कितने किलो, 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, तो आप क्या बोलोगे जी 1000 वाट होते हैं, ठीक है। और एक होती है व्हीकल यूनिट, है ना, व्हीकल्स की जो पावर होती है ना उनको हम अलग तरीके से मेजर करते हैं। तो व्हीकल यूनिट जो होती है ना पावर की, होती है हॉर्स पावर, ठीक है, हॉर्स पावर। ये व्हीकल्स के लिए यूज होती है। आपने सुना होगा कितने हॉर्स पावर का इंजन है, कितने हॉर्स पावर की गाड़ी है। और बेसिकली 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोल्ट्स। एक हॉर्स पावर में लगभग कितने वोल्ट्स होते हैं, 746 वोल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हॉर्स पावर से रिलेटेड जानकारी है। वोट, किलोवाट, वाट किसके इक्विवेलेंट है, कोई पूछे तो वोट जूल पर सेकंड के इक्विवेलेंट है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं। पावर क्या होती है हमने पढ़ ली। कोई पूछे इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, तो इलेक्ट्रिकल पावर देखो है तो वर्क अपॉन टाइम, तो उस केस में कहेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्क है और उसका टाइम है, भाई कितनी देर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी से काम लिया गया, वो इलेक्ट्रिकल। जब भी आप जो वर्क की बात कर रहे हो, अगर मैं कह रहा हूँ कि घोड़े ने कितना काम किया, तो यहाँ पे ऊपर देखेंगे कि हॉर्स, घोड़े की पावर कितनी है, कोई कहते हैं एलिफेंट की पावर कितनी है, तो ये देखो एलिफेंट ने कितना काम किया, बाय उसने कितना टाइम लिया। कोई पूछेगा मेरी पावर कितनी है, तो मैंने कितना काम किया, कितने टाइम में किया। कोई पूछे इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी ने कितना वर्क किया, कितने टाइम में किया। तो ये सब अपना कॉन्सेप्ट था, ठीक है, पावर का। एक टॉपिक रह गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। वो थोड़ा सा इंटीग्रल मेथड से करवाएंगे। ये बेसिक था, जिसको ये समझ आ गया वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। एक बार आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं।